नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय वही है कि भारी त्रासदी ने जहां लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को रुलाया है, वहीं हमारी इस आपदा से निपट रही सरकार कहीं ना कहीं जाग गई है। कैसे जागी है सरकार? अब सरकार सोच रही है कि हिमालय क्षेत्र में किस तरह का निर्माण हो, कैसी हमारी विकास की संरचना हो, इसको लेके कैसे जल निकासी हो शहरी निकायों की, कैसे तटीकरण किया जाए और आपदा की लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो, इस सब को लेके मुख्यमंत्री खुद गंभीर हुए हैं। और उन्होंने आपदा प्रबंधन जो राजस्व विभाग देख रहा है उसको, लोक निर्माण विभाग, आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, टीसीपी, नगर नियोजन, सबको हिदायतें दे दी है कि एक प्लानिंग तैयार की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं खतरे के इस क्षेत्र में खड़ा है। तो आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, कैसा निर्माण हो। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेम कौशल जी, हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रदेश के विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अपने स्टेट जियोलॉजिस्ट रह चुके और विशेषज्ञ हैं रजनीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी से चमन राकेश आजता जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं रजनीश जी के पास जाऊंगा कि रजनीश जी, अभी मैं एक आपसे शेयर भी कर लेता हूं कि आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर राजीव सिन्हा जी। उन्होंने एक्सपर्ट कमेंट हमारे हिंदुस्तान ग्रुप को दिया है हिमाचल को लेके। उनका ये कहना है कि अभी तक हिमालय क्षेत्र जितना भी है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है, निर्माण शैलियां हमने अपनाई हैं, उसको लेके खतरे में है। और बोलते, मैं 2021 में हिमाचल प्रदेश में किसी स्टडी के सिलसिले में आया था, सरकार ने बुलाया था, तो मैंने उस समय भी सरकार को कहा था कि आप मल्टी हैजर्ड प्लानिंग करवा लीजिए राज्य की, क्योंकि अलग अलग जोन की मैपिंग की जरूरत है। यहाँ भूकंप के अलग जोन है, भूस्खलन के अलग हैं, बाढ़ के अलग हैं। निर्माण यहाँ का बहुत कच्चा है। तो खतरा बोलते हैं वो अभी टला नहीं है, ये खतरा बरकरार है। हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा और विकास का मॉडल क्या हो, कैसा निर्माण हो, वो हमें देखना पड़ेगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे फोर लेन, सबसे ज्यादा तबाही दोनों फोर लेन पे आई है, उसके अलावा जहां पे हमने कंक्रीट खड़ा कर दिया है वहां पे इतना ज्यादा पानी हुआ है, जल निकासी नहीं हुई है, नींवें कमजोर हुई हैं, आज हजारों भवन प्रदेश के असुरक्षित हैं और हजारों गिर भी चुके हैं। जी रजनीश जी। जी, देखिए ये हिमाचल का, जैसे आप सभी हिमाचल से हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल का ज्यादातर क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। और ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। लैंडस्लाइड प्रोन, इवन कई जगह ऐसा फर्जाइल है, जैसे स्पीति का एरिया इतना फर्जाइल है कि वहां पर अगर थोड़ी ज्यादा हवा भी आ जाती है तो वो एक क्षेत्र भी वो वहां पर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसी ऐसी संरचना को देखते हुए, रॉक की पोजीशन को देखते हुए हमारे लिए ये चाहिए कि प्रॉपर कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी है, कुछ करना है, तो हमारे पहले स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है, और साइंटिफिक स्टडी, टेक्निकल स्टडी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, रॉक टाइप्स कैसी हैं, उसका ज्वाइंट पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए मल्टीफेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका आपस में तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जी, तो ये जो फोर लेन बने हैं आपने देखा सारे गिर गए हैं लगभग। कोई भी मतलब जो वर्टिकल कटिंग का जो पैमाना है, हम उसकी डिग्री का पालन नहीं कर रहे हैं, हम खड़ी कटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और नदियों को एक समस्या भी आई है कि नदियों के अंदर जो माइनिंग की इजाजत नहीं मिली एफसीए से, नदियों का रिवर बेड जो है वो तंग हो गए हैं, वो पानी ऊपर आ गया है बहुत ज्यादा, उससे जो तट है नदियों के वो कट रहे हैं और ब्यास की तबाही हमने देख ही ली है। इसके क्या आगे उपाय क्या हो सकते हैं, क्या कारण रहे इसके? जैसे पथरी जी, आपने 2 पॉइंट रेज किए, एक तो नदी के फ्लडिंग का पॉइंट रेज किया, और दूसरा आपने जो चंडीगढ़ ये शिमला रोड है इसके अलोंग जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है उसके बारे में आप पॉइंट रेज किया आपने। तो जो चंडीगढ़ शिमला का रोड है, इसमें पर्टिकुलरली जो कुमारहट्टी से लेके पिंजौर वाला रोड जो स्ट्रेच है हमारा, ये सारा बड़े फ्रिजाइल रॉक से बना हुआ है। और जब हमने कटिंग भी इसमें की है तो वर्टिकल कटिंग कर दी है। वर्टिकल कटिंग के कारण क्या है कि फ्रिजाइल रॉक होने से एक्सेसिव रेन हुई, एक्सेसिव रेन से क्या है वो स्लाइडिंग शुरू हो गया, और जब एक बार इंस्टेबिलिटी कंडीशन शुरू हो गई है तो जब तक वो नेचुरल वे में स्टेबल नहीं होगा या कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर
ड्रेनेज पैटर्न, ये सारी चीजें हम जब तक करेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये स्टेबलाइज नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आपने पॉइंट रेज किया कि कई नदियों में जो तो नदी का तल है वो उथला हो गया। ठीक कह रहे हैं आप, जैसे जी ब्यास का एरिया है, ब्यास क्षेत्र में क्या है, आप नदी को देखें तो उसका तल जो है उथला हो गया। उसके कारण क्या है, जब एक्सेसिव रेन होगी तो जो पैसेज वाटर के लिए उतना वॉल्यूम चाहिए वो नहीं मिलता है। फिर क्या करता है, वो कटिंग करेगा बैंक्स को। बैंक्स में जी आपकी सारी एक्टिविटी आज की डेट में कुल्लू मनाली सब जगह डेवलप हो गई है, तो वो कटिंग करेगा और कटिंग के कारण आपकी जो जान और माल की क्षति होगी। तो हमें चाहिए ये कि ये बैंक जो जो ये नदी में माइनिंग तो नहीं कह सकते, पर डिसिल्टिंग होना जरूरी है टाइम टू टाइम, ताकि उसका जो चैनलाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो और वाटर जो है वो स्मूथली जो है वो निकल जाए। जी। दूसरा एक है अपने शर्मा जी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा जियोलॉजी को लेके कोई अलग से रिसर्च का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इन कामों को करती है, लेकिन वो राज्यों को बारीकी के साथ नहीं देखती है। हमारी दिक्कत ये है कि आपने भी हेड किया इस डिपार्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आप लोगों की वर्किंग जो है एक सरकारी दायरे में रिसर्च की तरफ आप लोगों का ध्यान इसलिए नहीं हो पाता कि माइनिंग एक्टिविटी को लेके आपको मुख्य काम दिया गया है, और कोर्ट केसेस इतने हैं कि रोज आपके सारा स्टाफ आपका हाई कोर्ट में दिखता है कहीं ना कहीं। तो इस लोगों की सॉइल टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन के पहले बहुत जरूरी हो, इसको भी नहीं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो ये चीजें अगर हों तो निर्माण अच्छा हो, मजबूत हो, क्योंकि अभी कमजोर और बेतरतीब निर्माण है, उससे ये दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। जल निकासी के सारे रास्ते हमने रोक दिए हैं। जी रजनीश जी। देखिए देखिए ऐसा है कि यहाँ आप शिमला का ही अगर ले लें, शिमला का ही एक जी एग्जांपल ले लें, तो शिमला में मुझे लगता है आप जब घूमेंगे तो आपको कोई नाला, कोई हिल स्लोप, कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां निर्माण नहीं हुआ है। और निर्माण जी भी बेतरतीब और इनडिस्क्रिमिनेट निर्माण हुआ है। यहाँ पर निर्माण क्योंकि हिली टेरेन है, हिली टेरेन में निर्माण करने के लिए पहले इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, जियो टेक्निकल स्टडी जरूरी है, क्योंकि वहाँ का स्टेटा देखा जाए, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए, क्या वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या साइट सुटेबल है या नहीं है। तो हम वो करते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। तो यही जी रीजन बना है कि जब भी एक्सेसिव रेन होती है तो जहां पर लूज स्ट्रेटा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, वहां पर स्लाइडिंग हो जाती है और उसमें जान माल की क्षति होती है। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हमें मैन पावर जो है, मैन पावर एक्सक्लूसिवली इस पर्पज के लिए हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि कहीं भी कंस्ट्रक्शन होती है, और बायलॉज में ये लाना पड़ेगा कि कहीं भी शिमला में या कहीं भी कंस्ट्रक्शन हिली टेरेन में होती है तो उसकी जियो टेक्निकल जो स्टडीज है वो की जाए, ताकि 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 भविष्य में ऐसी क्षति ना हो। जी जी प्रेम जी, सबसे बड़ी बात है कि 1905 में एक भूकंप आया, पूरा कांगड़ा और हजारों, उस समय आबादी बहुत कम होती थी, लेकिन शायद 20,000 लोग दब के मर गए, कोई बचा भी नहीं। हमने उससे भी नहीं सीखा, और हम भूकंप की दृष्टि से, अति संवेदनशील दृष्टि से, जोन 4 और 5 में पूरा लगभग हिमाचल प्रदेश फॉल कर रहा है, लेकिन हमने अपनी कंस्ट्रक्शन के पैटर्न नहीं बदले। और एक कहीं ना कहीं राजनेता वोट बैंक के चक्कर में एक इजाजतें देते रहे, आंखें मूंदी रखी डिपार्टमेंटों ने। जो शिमला में आज देखने को मिल रहा है या बाकी जगह पे देखने को मिल रहा है, बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, कमजोर कंस्ट्रक्शन, और जो विकास, हिमालय के लिए विकास कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखिए कुल्लू में जब हाइड्रो प्रोजेक्ट आए, वहां पे बादल फटने शुरू हो गए, और ये सिलसिला अब शिमला तक, राजधानी तक पहुंच गया। ये पहली बार हो रहा है ऐसा। एडवांस स्टडी जो अंग्रेजों के समय की बनाई बिल्डिंग थी एक पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल मजबूत पहाड़ी थी, वो पहाड़ी सरक गई नीचे। शिवबाड़ी मंदिर में कितने लोग दब गए उस चक्कर में। ये हादसे अब आगे भी होते रहेंगे, हमें बचना है। प्रोफेसर राजीव सिन्हा बार बार आगाह करते रहे हैं हिमाचल गवर्नमेंट को, लेकिन पॉलिटिशियन को इसमें मशक्कत जन सहभागिता से करनी पड़ेगी। जी जी डॉक्टर साहब, पहले तो जी ये जो पिछले दिनों में प्रदेश में बाढ़ आई, कुल्लू मनाली में जो कुछ हुआ, उसके उपरांत 4-5 दिन का जो हिमाचल प्रदेश का ये बहुत एक दुखद दौर रहा। इसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं सबसे पहले तो उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखा कि परिवारों के परिवार इसमें जो हैं वो चले गए। बहुत ऐतिहासिक और दुखद
घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर घटित हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसकी भरपाई करने में बहुत लंबा समय लगेगा, और जो जीवन इसमें चले गए उनकी तो भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। तो जी सबसे पहले तो मैं जो चले गए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जो परिवार हैं उनको शक्ति ईश्वर दे इसकी कामना करता हूँ। और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज का लॉस, प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉस भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ इस बार जो है बहुत ज्यादा हुआ है, और ये ओवरऑल हुआ है, कहीं ज्यादा है कहीं थोड़ा कम है, लेकिन है ओवरऑल है। तो लोगों की निजी संपत्तियों का लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ। लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी सारा जीवन अपना जो है वो लगा के घर बनाए थे, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बह गए, गिर गए। और जहां से जीवन किसी ने शुरू किया था, बहुत से लोग वहीं आके पहुंच गए। एक तो ये, दूसरा जो आज का आपका विषय है उसको लेके तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई है, ये जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है इससे, कि नए सिरे से यहाँ का जो विकास मॉडल है उसके विषय में सोचने की जरूरत है। जी अगर आप जिस तरीके से पहले से सिस्टम चल रहा है उसी पे चलते रहेंगे तो हिमाचल को बर्बाद होने से, तबाह होने से, गर्क होने से कोई बचा नहीं पाएगा। ये हर साल होगा, हर बार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, लोगों की निजी संपत्ति का लॉस होगा, लोगों की जिंदगियां जाएंगी। और इन हालात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने एक व्यापक कार्य योजना इन सारी चीजों को, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे वो हमारा जो डेवलपमेंट है किस तरह से होनी चाहिए, हिमाचल की जो टोपोग्राफी है, हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं उनका जो स्टाटा है उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि सरकार जो है एक कार्य योजना जो है वो बनाने के ऊपर काम कर रही है। ये एक अच्छी पहल है, और इसको इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ और वचनबद्धता और टाइम फ्रेम, मैं समझता हूँ कि सारा कुछ जो है वो होना चाहिए। और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन समयबद्ध बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। ये जो कुछ हिमाचल में हुआ है ये बहुत अलार्मिंग है आने वाले समय के लिए। आपने जैसे कहा अर्थक्वेक की बात की, पूरा हिमाचल सिस्मिक जोन में आता है, और समय समय के ऊपर बहुत सी आपदाएं आती रही हैं। लेकिन ये सही है कि हम जब आपदा आती है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अपनी भी कर रहा हूँ, जनसाधारण की भी कर रहा हूँ, सरकारों की भी कर रहा हूँ, शासन प्रशासन की भी कर रहा हूँ। जब आपदाएं आती हैं तब हम चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये एक निश्चय करना पड़ेगा कि पिछले अनुभवों को आधार में, ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के लिए इस तरीके का हम योजना बनाएं, और जो कानून बने, नियम बने, उनकी जो पालना है उसको हम सब सुनिश्चित करें। आपने कहा राजनीतिज्ञों वाली बात की, मैं सहमत हूं आपसे कि कई बार जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, कॉलोनियां बनती हैं, वोट बैंक की मजबूरी के चलते सभी सरकारें उनको लीगलाइज करती रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सिलसिला जो है रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। मानव जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा कीमती देश के अंदर दुनिया में कोई चीज नहीं है। हमारी संवेदनाएं मानव जीवन के प्रति जो है वो ज्यादा, उनकी कमिटमेंट जो है मैं समझता हूँ होनी चाहिए, और आने वाले समय में ये घटनाएं ना हो उसके लिए सबको मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। जी जी विवेक जी, हिमाचल का अब हमने बहुत कुछ सीख लिया इस बार। तो मानसून के वक्त पश्चिमी विक्षोभ भी साथ आ गया, और बारिश मतलब कहीं 200%, कहीं 357% ज्यादा हुई नॉर्मल से, और तबाही का मंजर हमने देख लिया, क्योंकि हमारे निर्माण की नींव कहीं ना कहीं कमजोर थी और बेतरतीब तरीके से हमने विकास किया है। अब कैसा विकास का मॉडल हो, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को आपके क्या सुझाव हैं कि गवर्नमेंट उनमें किन चीजों को शामिल करे ताकि हिमालय का विकास कैसा हो, एक डॉक्यूमेंट बन जाए और उसकी रेगुलाइजेशन हो, एक पूरी तरह एक्ट बना के उसको लागू किया जाए। जी विवेक जी। डॉक्टर साहब, दो तीन विषयों पर मैं अपना रखना चाहता हूं। सबसे जो सहज प्रश्न है वो है कि राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, उसको कटघरे में खड़ा करना सबसे आसान काम है। यह हमारे लोकतंत्र की विडंबना है।
मैं सबसे विडंबना पहले नहीं है, नहीं राजनेता शह देते आए हैं। शिमला के निर्माण देख लीजिए आप, सोलन के निर्माण देख लीजिए, अर्बनाइजेशन में जो भी है हम बेतरतीब निर्माण करते हैं, फिर रिटेंशन पॉलिसियों का इंतजार करते हैं। ये तो शुक्र है कि न्यायालय ने रिटेंशन पॉलिसियों को उड़ा दिया। जी, मैं सर उसी विषय पे आ रहा हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान काम है। ये जो रजनीश शर्मा जी ने जो विषय उठाया, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार तो कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, 5 वर्ष के बाद वो दोबारा अपना इम्तिहान देने चले जाती है। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्या उन अधिकारियों ने कभी ये प्रयास किए कि वो सरकार के पास ये सुझाव लेकर जाएं कि जनाब ये चीज गड़बड़ हो रही है, इसको हमें रोकना चाहिए, या इसके लिए ये सुझाव है, या इसका ये वे आउट है। सरकार बुलाएगी तो अधिकारी हरकत में आएंगे, अन्यथा अधिकारी हरकत में नहीं आते। और राजनीतिक व्यक्तियों की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, उन्हें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। एक विषय तो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ। दूसरा विषय जो आपने उठाया वर्तमान परिस्थितियों का, ये ठीक है, ये सब कानून व्यवस्थाएं सबको बनना चाहिए, इसके लिए किसी को कोई एतराज या आपत्ति नहीं होगी, जहां तक हमारा मानना है। लेकिन वर्तमान में परिवेश में जो घट रहा है उसको तुरंत राहत मिले लोगों को, इस और भी सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं सरकार कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत प्रभाव से, जितने भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा राजनीतिक दल नहीं है, 4-5 सक्रिय राजनीतिक दल हैं, उनके साथ सर्वदलीय बैठक तो तुरंत बुला सकते हैं। उन्हें बुलानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, वर्तमान परिवेश में जो घट रहा है उस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, वो अभी सत्र नहीं बुलाना चाहते, उन्होंने उस पर अपनी जो मजबूरियां हैं वो जाहिर की हैं। उससे पहले कैबिनेट बुलाने के लिए उनको रिमाइंडर देना पड़ा कि जी कैबिनेट बुलाइए। उसके बाद वो दिल्ली गए, उनको ये रिमाइंडर देना पड़ा कि आप दिल्ली जाइए। दिल्ली से भी राहत आ रही है, अन्य जगह से भी राहत आ रही है, लेकिन कुछ निर्णय जो सरकार चले मुख्यमंत्री स्वयं विवेक जी सवाल राहत राशि का नहीं है। इस पे काफी डिबेट भी हो चुकी, चर्चा भी हो चुकी, क्योंकि राजनीति इस पे बहुत चल रही है। हमारे चैनल का सवाल ये है, हम चाहते हैं कि हिमाचल के विकास कैसा, उस मॉडल पे बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक पहल शुरू की है, तो इसमें बतौर विपक्षी दल आपके क्या सुझाव रहेंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र आएगा, उसमें भी चर्चा होगी इस पे। तो आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा कि ऐसे ही चलेंगी चीजें कि इनको हमें बदलना पड़ेगा? और जो परिवेश जैसे जैसे हम जिनके लोग जा रहे हैं, जिनके घर जो राहत कैंपों में शरण लेके रह रहे हैं, घरों को छोड़ के, उनके दिल के दर्द को समझ के आगे हमारे साथ, आपके साथ, किसी के भी साथ ऐसी विडंबना हो सकती है। इसलिए हमें अपने विकास के मॉडल को आज से तय करना होगा और मल्टी हैजर्ड प्लानिंग स्टेट की करवानी पड़ेगी, ताकि हम राहत कार्य कैसे कर सके, कहां पे निर्माण हो, कैसे हो। मेरा आज का विषय ये है जी। जब विधानसभा के सत्र में प्रस्ताव लेकर आएगी तो अवश्य उस पर चर्चा होगी, वो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दो प्रश्न नहीं है। लेकिन हमारा विषय है कि वर्तमान परिवेश में जब तक सेशन नहीं आता, राहत का कार्य बहुत ज्यादा स्पीडी चले, पारदर्शिता से चले, उसके लिए कम से कम सर्वदलीय बैठक तो बुलानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जी सवाल है हिमालय के दर्द का। दर्द इतना बढ़ गया है कि उसका इलाज करना जरूरी है। और आप देखिए, उस समय होता था जब प्राचीन समय में कोई भी सभ्यता थी, कोई भी गांव थे, कहां बसते थे? पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर, पहाड़ों पे कोई नहीं बसता था, आपको याद होगा। आप चाहे अपने जुब्बल का देख लीजिए, चौपाल का देख लीजिए, आप चाहे क्योंथल का देख लीजिए, उनके अपने महल कहाँ थे? उनके बिल्कुल नीचे थे, क्योंकि पहाड़ पे त्रासदी आती है। लेकिन अब कोई भी पहाड़ हमने छोड़ा नहीं है। हमें वार्न कर रहे हैं विशेषज्ञ, रेगुलाइजेशन कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में चीजें आ जाती हैं। तो अब जो विकास का नया मॉडल होगा, मुख्यमंत्री ने एक बहस शुरू की है, जाहिर है इस पे कई सुझाव भी आएंगे। उसमें जन सहभागिता, मुझे लगता है कि जनता की सहभागिता जरूरी होनी चाहिए। जी आस्था जी। डॉक्टर साहब, इसमें काफी सारे, इसी सवाल के अंदर काफी सारे इसके मैं आपको पहलू बता देता हूं कि कहाँ पे हमसे गलतियां हुई है और आगे का क्या है। पहला तो जो हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग 2030-31 के बाद से पॉपुलेशन में थोड़ा सा हम लोग रुक जाएंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि उतना प्रेशर तब होगा ये हाउसिंग और उसका।
लेकिन आप रूट कॉज जो है उसको आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू है, कुछ मीडिया ने या पत्रकारों ने भी ये लिखा है कि हिमाचल के लोग इसके लिए जिम्मेवार है। मुझे ये नहीं समझ आया हिमाचल इसके लिए कैसे हैं। हमने तो पोल्यूशन नहीं इतना ज्यादा किया, हम लोग तो एक घर में 6-6 गाड़ियां हमने उड़ाई नहीं, हमने तो जंगलों में इतनी कोशिश की। तो ग्लोबल वार्मिंग हिमाचल की वजह से तो हुआ नहीं। तो ये नहीं एक नहीं, ग्लोबल परिणाम वार्मिंग का पैटर्न परिणाम है, भुगत उस रहा है कारण वर्षा हुई है। दूसरा, जी। सरकारों ने ये इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है जो ये मिल करके, देखिए सरकार को जब रेवेन्यू चाहिए तो फर्स्ट स्टेप पे तो कभी भी जाकर के उन्होंने, कभी भी किसी ने जियो सर्वे करा है, उस लैंड टेस्टिंग करी है वहां पे कि यहाँ पे आप प्लॉट की जो रजिस्ट्री लेकर आए हो तो इसको हम चेक करें ये 45 डिग्री से ऊपर है कि नहीं, क्या यहाँ पे बन पाएगा कि नहीं। उस आदमी ने, या तो मान लीजिए इंडिविजुअल है तो उसने जिंदगी भर की पूंजी लगाई, उस प्लॉट को खरीदा, अब उसके जी बाद सरकार ने तो अपना रेवेन्यू ले लिया, उसके बाद जिस तरह से भी वो बना। अब सबसे बड़ी गलती जो हाईवे की है, अगर आप नोट करेंगे 2003 में बीसी, शायद जहां तक मुझे याद है, बीसी खंडूरी जी ने ये अनाउंस करा था हाईवे, और हम जी 20 साल बाद हम फर्स्ट फेज में भी अभी पहुंचे नहीं है, कालका से लेकर सोलन तक उसको ठीक नहीं कर पाए। तो क्या हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हम अल्टरनेट उस पे पैरेलल या इससे थोड़ा दूरी पे सिंगल लेन का या डबल लेन का अलग से बनाते तो ना तो हमारे को इतनी ज्यादा कटिंग पहाड़ों की करनी पड़ती, टाइम बचता, और लोगों को जो परेशानी हुई हर 20 साल से क्या झेल रहे हैं हम लोग, आप भी जाते हैं चंडीगढ़, मैं भी जाता हूं, हम लोग क्या झेल रहे हैं, कंसिस्टेंट कंजेशन और रोड ब्लॉकेज। तो हमारे यहाँ पे अगर आपको इस तरह से देखना है कि आप, सरकारों ने जब ये डिजाइनिंग की थी, आपने पहले कहा जी ये 6 फुट पे इसकी वॉल्स लगनी चाहिए थी तो रिटेन हो जाएगी, वो तो जो स्ट्रेटा है वो पूरे का पूरा लूज है, वो 6 फुट पे आप 40 फुट जो आपने खोद दिया है उसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे, पहली बात है। अब सरकार जी जाग रही है, आज अगर पॉलिसी मान लीजिए लेकर आते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के आसपास जितने रोड्स हैं, आप बाकी स्टेट उसकी भी, आप मेरे को बता दीजिए कहां पे इन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया है ढंग से। और क्योंकि पहाड़ों का तो पानी है वो तो हमेशा नीचे को जाएगा, आप तलहटी पे जब रहने का उसका एक वो ये था, क्योंकि हमारे यहाँ हिमपात बहुत ज्यादा हुआ करता था तो पहाड़ों में ऊपर बसने का कोई प्रश्न नहीं था। अब वो भी बर्फ आपको पता है कि वो भी आनी अब लगभग बंदी हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो सरकार ने जी इसमें बहुत बड़ा, सरकार का भी एक फेलियर है कंसिस्टेंट, जो कि इनको जो ये काम बहुत पहले करने चाहिए थे वो हुए नहीं। आज हम हाथ पकड़ के घर पे पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि जैसा आपने बताया हम लोग सिस्मिक जोन 4 और 5 पे हैं और वो खतरा कभी टलेगा भी नहीं, हम लोग हमेशा ही वनरेबल रहेंगे लैंडस्लाइड्स के लिए, अर्थक्वेक के लिए, और आने वाले दिन मेरे हिसाब से शायद इससे भी ज्यादा कठिन और हमारे लिए दुखदाई हो सकते हैं। जी जी रजनीश जी, जो 4 लेन बने, आपको नहीं लगता कि ये जो चंडीगढ़ शिमला वाला 4 लेन है, इसमें अगर टनल का प्रयोग ज्यादा होता तो पहाड़ भी कम कटते और ये त्रासदी कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलती? क्योंकि टनल, देखिए आप, यूरोप में टनल सिस्टम ऐसा है कि उनका इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बरकरार है, वो बिगड़ा नहीं है कहीं ना कहीं, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें चाहे कहीं की करें और की। हिमाचल में ये चीज क्यों नहीं है? जी रजनीश जी। डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि जब हम कोई प्रपोजल कंसीव करते हैं तो हमें पहले ये चाहिए कि हर चीज की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे से हो, उसका प्रॉस एंड कॉन के, रोड अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगा, टनल अच्छी रहेगी, ये सारी चीजें पहले स्टडी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी है वो प्रॉपर नहीं करते हम। अगर उस टाइम जी प्री फिजिबिलिटी स्टडी की होती, हो सकता है कि हम अल्टरनेट कोई रोड देख लेते हैं। ये जो 4 लेन जी हमने इतना वो स्टीप कर दी है स्लोप्स, अगर कोई अल्टरनेट को किसी दूसरी जगह हम अल्टरनेट 2 लेन ही कर देते, इसको भी 2 लेन रहने देते तो वैसे भी हो सकती थी, या कहीं टनल की प्रपोजल। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब ये फिजिबिलिटी बन रही थी तो उस टाइम स्टडी की जरूरत है कि यहाँ जी टनल अच्छी ठीक रहेगी, यहाँ रोड बाय रोड ठीक रहेगा। ये सारी चीजें जो है ना, एक जब तक वो हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे सारी चीजें अच्छी तरह वो फ्लैश आउट होनी चाहिए, तभी ठीक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। अदरवाइज ये जैसे इस वक्त क्षति हुई है, जैसे हमारे सारे ये 4 लेन जैसे स्लाइड हुआ है, तो वैसे होता रहेगा ये, जब तक हम प्रॉपर जी इसको
अच्छी तरह स्टडी और हर स्टेप बाय स्टडी हो कि जिसमें ये देखा जाए कि ये स्टेप जो है इसके लिए ये रेमेडियल मेजर चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। एक जैसा रेमेडियल मेजर तो हम हर जगह तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्टेटा जो है वो हर जगह वेरी करता है, उसकी प्रैक्टिस्टिक जो है, रॉ प्रैक्टिस वो वेरी करती हैं। तो हमें पहले जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी जो है ना, जब आप कोई प्रपोजल ले कर रहे हैं तो उससे पहले बड़ी जरूरी है जी। तो आपको लगता है कि खामी रही है इस प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनकी जो रही है, स्टडी में खामी रही है, सॉइल टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तभी ये दिक्कत आ रही है। एक और बात, अगर कोताही बरती गई है कहीं ना कहीं। बात सुनो, जब प्री फिजिबिलिटी की जब कटिंग कर रहे थे तो उनको ही पता कि किस टाइप का स्टेटा इनकाउंटर होने वाला है। अगर वो लूज है तो लूज को वर्टिकल कटिंग आप कर रहे हैं और 4-4 मीटर के आप उसमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो वो एक कैसे स्टेबलाइज रहेगा? जब भी एक्सेसिव रेन रहेगी वो डिस्टेबलाइज होगा ही होगा, वो गिरेगा। जी, कमी तो रही है, देखो कमी है तभी ये सारी प्रॉब्लम आई है। जी, जाहिर है NHI को भी पहाड़ के लिए स्टडी करके प्रॉपर तरीके से ये चीजें करनी चाहिए, आपका यही कहना है, क्योंकि सड़कें भी बने तो तरीके से बने। तो चलिए, प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रेम जी आप बताइए। डॉक्टर साहब, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो डिबेट में ज्यादा फोकस हो गया वो सड़कों के ऊपर हो गया, और जी, जी बिल्कुल बनाने में जो कोताही हुई है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको बनाने में एक जो साइंटिफिक मेथड है उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसकी वजह से ये स्लाइड्स हुए। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये जो अंधाधुंध 4 लेन्स और नेशनल हाईवेज बनाने का एक जो दौर चला है, कहीं ना कहीं ये जो है इसको कम करना पड़ेगा मुझे लगता है। और हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी जो है उसको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में लेना पड़ेगा, ताकि जो पहाड़ हैं उनको काटने का, खोदने का सिलसिला जो है, अंधाधुंध खोदने का सिलसिला जो है वो कुछ कम हो सके। दूसरा, जैसे रजनीश जी कह रहे हैं कि जो स्टाटा है उसको ध्यान में रख के ये जो कुछ हो रहा है, ये जो हुआ है ये बहुत हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्राइवेट प्रॉपर्टी का बड़ा भारी लॉस हुआ है। तो ये शहरों के लिए नहीं, पूरी स्टेट के लिए जो है ये एक नीति और कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूंगा कि पंचायतें जो हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है, ताकि गांव में भी जब कोई घर बने, मकान बने, तो वहां भी कोई ना कोई नीति और कोई पॉलिसी जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए, जिसमें लोगों की सुरक्षा जो है और सुनिश्चित हो सके। दूसरा, मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है, आज आपने डिबेट जिस मसले के ऊपर रखी थी ये बड़ा संवेदनशील, महत्वपूर्ण और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में किस तरीके की रूपरेखा डेवलपमेंट की होनी चाहिए उस विषय को लेकर। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त कहीं भी किसी भी मुद्दे के ऊपर आप चर्चा कर ले, ये राजनीति हर जगह लेके आ जाते हैं। आज का विषय राजनीति का विषय नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग का जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को वो करनी चाहिए, मैं बड़े भारी मन से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब शिमला का हादसा हुआ, ये वहां मंदिर के मलबे में लोग दबे हुए थे, मुख्यमंत्री वहां जाकर जो राहत कार्य चल रहे थे उनमें खुद इन्वॉल्व थे, और उसी वक्त जयराम ठाकुर जी धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करके सरकार और मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे थे। तो ये राजनीति ऐसे अफसरों के ऊपर बंद करनी पड़ेगी। रही राहत की बात, तो राहत मुख्यमंत्री ने जो रिलीफ मैनुअल है उसको रिवाइज करके बहुत बड़ा एक फैसला लिया, जिसमें 10-15 हजार था वो 1 लाख। जी प्रेम जी, आपदा ही ऐसी है कि दिल खोल के सरकार को लोगों का साथ देना है और दे भी रही है सरकार, विपक्ष भी खड़ा है, लेकिन राजनेता लोगों का राजनीति करने से उनको वो बा जाएंगे ना, उनको कोई रोक सकता है, वो चलेगी। जयराम जी भी वार्ता करेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी चलेगा। मुख्यमंत्री से मिले, उनको सुझाव दे सकते हैं, किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी संवाद की कमी तो है। अपने जो कार्य हैं विधानसभा क्षेत्रों के वो करवाने विपक्ष के विधायक अक्सर मैंने देखा है मुख्यमंत्री के कार्यालय में या ओकओवर में घूमते हैं, लेकिन संवाद की कमी है। किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई प्रदेश हित की बात करनी है वो इकट्ठे नहीं होते। जी विवेक जी बोलना चाह रहे थे कुछ। विवेक जी कम समय लीजिए, समय पूरा हो गया है। जी मैं आपके 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। जहां तक सचिवालय या मुख्यमंत्री के कार्यालय या उनके आवास पे जाने का प्रश्न है, मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक प्राणी है, कोई व्यक्तिगत कांग्रेस की संपत्ति नहीं है, और जो लोग जा रहे हैं वो जनता का काम करवाने जा रहे हैं, कोई निजी कार्य से नहीं जा रहे।
दूसरा बता दूं, आप जब तक समय नहीं देंगे बैठने के लिए, नेता प्रतिपक्ष हो या किसी अन्य पार्टी के कोई नेता हो, वो बैठ के बात कहाँ करेंगे? ये तय तो मुख्यमंत्री जी को करना है, हमें थोड़ी करना है। तो क्या मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष को समय नहीं दे रहे? आपका ये सवाल है? ऐसी परिस्थिति आ गई प्रदेश में। ये उन्हें बुलाना चाहिए कि आप आए, बैठ के बात करते हैं, प्रदेश का मामला है। कोई भी जो सरकार होती है वो सिर्फ केयर टेकर होती है, दे आर नॉट द ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री ने पिछले कल, विवेक जी मुझे आधा मिनट दीजिएगा। विवेक जी, पिछले कल मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर एक बयान दिया जिसमें कहा जयराम जी को भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आइए साथ मिलके दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में जाके प्रदेश की आपदा में राहत लेने के लिए मिलके बात करते हैं। जयराम जी उसमें उसको पॉलिटिकली टिल्ट कर गए चीज को, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। चलिए राजनीति चलती रहेगी। चलिए हमारा कंसर्न तो स्टेट के डेवलपमेंट प्लान को लेके आगे कैसा हो, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। ये लगभग हर साल दोहराया जाएगा जो हालात क्लाइमेट चेंज के साथ हुए हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आपदा से सरकार जागी है, डेवलपमेंट प्लान कैसा हो, सड़कों का निर्माण कैसा हो, लैंड यूज की अभी व्यवस्था नहीं है प्रदेश में, वो कैसे हो, जल निकासी बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को लेके मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं एक दीर्घकालिक आपदा प्लान बनाने की भी योजना की है, क्योंकि विशेषज्ञ कह चुके हैं कि मल्टी हैजर्ड प्लानिंग इस राज्य की बड़ी जरूरी है। ये बिल्कुल पूरी तरह से बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ हिमालय स्टेट है, क्योंकि जोन 4 और जोन 5 में ये सारा भूकंप की दृष्टि से आता है। वहीं पे लैंडस्लाइड, बाढ़ जैसी बाढ़, पहली बार बाढ़ का, इतनी भयंकर बाढ़ का सामना हमने लगभग, मुझे लगता है कि पहली बार सामना किया है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।